आज हम फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसकी महत्वपूर्ण इकाई संचार जो है संचार पर हम आज चर्चा करेंगे। तो संचार मैनेजमेंट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और हम जानते हैं कि जो अभिव्यक्ति है, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति है, वो बिना संचार के संभव नहीं है। तो अभिव्यक्ति को हम सभ्यता और संस्कृति के विकास का मूल आधार जो है वो भी मानते हैं। इसमें देखिए, जो संचार जो हम करते हैं किसी भी संगठन में, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं। जो तथ्य किसी संगठन में संप्रेषणीय हैं, आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को संचारित किया जाना संगठन के हित में होता है। तो जब हम संचार के एक सार्वभौमिक स्वरूप की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार का होता है। जो प्राकृतिक संचार है वो प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों में हमें दिखाई पड़ता है। पक्षी कलरव करते हैं, अन्य पशु पक्षी बोलते हैं, और इसी वाणी का जो मनुष्य है वो संचार की प्रक्रिया के द्वारा भाषा के उसमें माध्यम बन जाती है, अपने अनुभव, ज्ञान और समझ को प्रेषित करता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वह संचार है। लेकिन लोक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में संचार इससे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर हम अभिव्यक्ति के प्रारूपों की चर्चा करते हैं तो ये होता है कि हम स्वयं के अनुभव, स्वयं की भावनाएं व्यक्त करते हैं। हम ज्ञान व कौशल का प्रदर्शन किसी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। स्वाधीनता और नवीनता के प्रति जो हमारा सोच है उसके संदर्भ में हम हमारी बातें करते हैं। तो बहुत प्रकार हैं जिसमें हम अभिव्यक्त अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सांगठनिक दृष्टि से, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी होता है कि संगठन में गुणात्मक संचार किया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले वाले मेरे नोट्स में भी आप देख रहे हैं कि जब ज्ञान, अनुभव और समझ से दो व्यक्तियों के बीच विचार प्रवाह का ढांचा बन जाता है तो उस ढांचे को हम संचार कहते हैं। तो देखिए, संचार की जो आधुनिक अवधारणा है, संचार तब से है जब से मनुष्य इस धरती पर एक सामूहिक रूप में किसी अपनी जीवन की प्रक्रिया को, समाज की इकाई की प्रक्रिया को एक समूह के रूप में शुरू किया था। तो जो संचार की जो आधुनिक अवधारणा है उसमें क्लॉड शैम, रॉबर्ट विनर जो यूएसए के गणितज्ञ रहे हैं MIT यूनिवर्सिटी में, और अन्य विचारक हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। चेस्टर बर्नार्ड हैं, हर्बर्ट साइमन हैं। सभी प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले विचारकों ने लोक प्रशासन में संचार को एक महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए अपना एक विचार प्रस्तुत किया है। तो जो वीनर का जो दृष्टिकोण है उसको साइबरनेटिक्स से प्रभावित है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जैसे एक विघटन, जैसे सृजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसी तरह से विघटन भी प्राकृतिक प्रक्रिया है। और एक एंट्रोपी के द्वारा जो हम विघटन की प्रवृत्ति को के प्रतिरोधी के रूप में जैसे हम मापन करते हैं, तो वही तत्व जो है वो सूचना संस्करण के रूप में हमें सामने आता है। यानी कि अगर हमें किसी संगठन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को विराम देना है तो हमें संचार के सूचना प्रसंस्करण
के जो विभिन्न तरीके हैं, जो विभिन्न स्वरूप हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं कि संगठन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार अपना संवाद करते हैं और उस संवाद की गुणात्मकता को किस प्रकार से बनाया रखा जा सकता है, ताकि विचारों के प्रवाह का एक ढांचा बना रहे। विचारों के प्रवाह के ढांचे से मतलब ये होता है कि जिस लक्ष्य के संदर्भ में हम किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं उसमें एक कोऑर्डिनेशन बना रहना जरूरी है। तो कोई भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि कोई भी प्रबंधक यदि किसी समस्या के बारे में असमंजस में होता है तो उतना ही प्रतिपेषण, फीडबैक जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ता जाता है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि जिसके निर्णय लेना है वो खुद नहीं समझ रहा मुझे क्या निर्णय लेना है, और एक बात उस समस्या के संदर्भ में जिस व्यक्ति का कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है संगठन में, वो भी चर्चा करने लग जाता है। इस संदर्भ में चेस्टर बर्नार्ड का नाम बहुत महत्वपूर्ण हम मानते हैं और इनकी दोनों ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इन्हें हम सोशियो साइकोलॉजिकल सिस्टम स्कूल का जनक मानते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि संगठन को हम किसी फॉर्मल वे में, बिल्कुल तकनीकी दृष्टि से फॉर्मल वे में, सैद्धांतिक दृष्टि से समझेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि संगठन में मनुष्य अनौपचारिक रूप से भी अपने संबंधों को मेंटेन रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि संगठन में मानव गतिविधियों के सहयोग की प्रणालियों के रूप में स्थापित संगठन को हम मान सकते हैं, और जो सक्षम संचार व्यवस्था है उसके लिए 7 सिद्धांत होना जरूरी है, जो आप इसमें देख रहे हैं, और जिसमें उन्होंने औपचारिक संचार व्यवस्था के केंद्र को तो महत्वपूर्ण स्थान दिया है, लेकिन उस केंद्र तक सभी लोग पहुँचे, यानी कि जहाँ से मुख्य निर्णय, मुख्य आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं वहाँ तक संगठन के हर व्यक्ति की किसी न किसी स्वरूप में पहुंच होना जरूरी है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात एक अपना चैनल शुरू किया है, और वो संवाद जो करते हैं विभिन्न माध्यमों से, आज जो तकनीक विकसित हो गई है, बहुत सारे जो प्रशासक होते हैं वो इनफॉर्मली जाते हैं आम जनता के पास में, आम लोगों के पास में, और अन्य जो कर्मचारी हैं नीचे के पायदानों पे काम करने वाले, तो उनके पास भी वो जाते हैं और समस्या को समझते हैं। तो ये एक जो पहुंच जो होती है, एक संप्रेषण की, जो एक वास्तविक संप्रेषण होना चाहिए, उससे संभव है। क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रक्रिया संचालित की जाती है उसका लक्ष्य होता है कि हम लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो चेस्टर बर्नार्ड ने भी यही बात कही, वीनर भी यही कह रहे हैं कि हमें संगठन के विघटनात्मक तत्वों का गणितीय आकलन कर लेना चाहिए और उसे हमें समझना चाहिए। तो इस रूप में आप ये देख रहे हैं कि संचार में 2 तत्व सामने आ रहे हैं। संचार कहना भी है, संचार सुनना भी है, लेकिन संचार इससे ज़्यादा तादात्म्य है। संचार हमारे कहने सुनने की कड़ी को एक सशक्तता प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो इसमें संचार को संगठन का एक अमूर्त स्वरूप कहा गया है। आप देख रहे हैं संचार प्रक्रिया संगठन का अमूर्त स्वरूप है, और एक सुस्पष्ट जो स्थापित संचार व्यवस्था होती है किसी भी संगठन की, उससे ही हम किसी संगठन की वास्तविक संरचना को समझ सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम सामाजिक जीवन में जब हम किसी परिवार से संबंध जोड़ते हैं, किसी भी तरह की कोई बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, इसके परिवार में इस व्यक्ति से बात करना जरूरी है, इसी की इस परिवार में चलती है। तो ये चीज़ अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हैं तो वहाँ सूचनाओं का केंद्र कौन है, किसकी सूचनाएं ऑथेंटिक मानी जाती हैं, तभी हम संगठन के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। इसलिए संचार की तुलना आइसबर्ग से की जाती है। आइसबर्ग जितना बाहर दिखता है उससे 4th टाइम वो ज़्यादा अपना नीचे उसका एग्जिस्टेंस होता है। संगठन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के क्यूमनस से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हमने इसलिए इसमें शामिल किया है क्योंकि
देखिए, सामान्य का मतलब हम ये नहीं है कि आप कहेंगे कि संचार में सामान्य से क्या मतलब निकला। संचार में सामान्य का अर्थ ये है कि हमारे सामान्य लक्ष्य हैं और उस लक्ष्य के प्रति हमारी जो सोच है वो मिलती हुई होनी चाहिए। अगर किसी लक्ष्य के प्रति हमारी सोच जमीन आसमान के अंतर की जैसी होगी तो हम कभी तालमेल से काम किसी संगठन में नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सामान्य शब्द सूचना के संदर्भ में है, और जो संप्रेषण जो होता है वो दो ज्ञात पक्षों के बीच सामान्य सूचना देने से संबंधित होता है। ज्ञात पक्ष का मतलब जिन्हें संगठन में अपने स्थान का, कार्य का, अपने जो स्वरूप है, जिस रूप में वो काम कर रहे हैं उसका पूरा ज्ञान होता है, तभी आप अपनी जो सूचनाएं हैं वो दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारी में कोई अनबन है, कोई उनका किसी भी तरह का कोई इशू है, जो उनके कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ईगो का इशू है या किसी तरह का इशू है, तो वो जो बात कहना चाहेंगे अधिकारी, उस बात का रिवर्स एक जो उसका प्रत्युत्तर, रिवर्स प्रत्युत्तर देने की दिमाग में उसके, वो जो क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा उसका दिमाग इस बात में चलेगा कि मुझे इसका रिवर्स होकर के इस बात का जो एक नेगेटिव आंसर है वो उसमें कमी जो है वो मुझे क्या ढूंढनी है। तो इसलिए सूचना जो होती है वो सामान्य सूचना होती है। सामान्य सूचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आप दो पक्ष किसी चीज़ को बहुत जर्नल मान रहे हैं और मान रहे हैं कि ये आपके लिए भी कॉमन है, मेरे लिए भी कॉमन है और ज़रूरी भी है। ठीक है। तो संचार जो होती है, सूचना या संवाद जो होता है वो भौतिक वस्तु होता है जिसे कि हम संप्रेषित कहते हैं। तो संचार अपने आप में एक प्रक्रिया है, लेकिन सूचना अपने आप में एक वस्तु है। तो जब सामान्य उद्देश्य होता है तो सामान्य रूप से सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। संचार में यह तथ्य महत्वपूर्ण होता है कि आप जो संवाद है वो किसके पास भेजा जा रहा है, और दूसरी बात ये कि उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो जब हम किसी व्यक्ति से संचार करते हैं तो हमें उस संबंधित व्यक्ति को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बच्चा जब नाराज़ हो जाता है तो माता उसको, जो माएँ होती हैं वो बहुत डिफरेंट तरह से उसको मनाती हैं, और फिर आखिर में उसको खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, जो भी है उसको तरह तरह से बहला के तब फिर उससे अपना काम करवा पाती हैं कि ये खाना खा ले या पढ़ाई कर ले। तो इसी तरह से जब आप कम्युनिकेट किसी संगठन में करते हैं और कोई फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि जो काम में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो वो उसके लिए उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप व्यक्ति को जब संचार कर रहे हैं तो कैसे शब्दों से संचार कर रहे हैं। तो इसलिए संचार संदेश किससे प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा रहा है और उसके प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह तत्व ही अत्यधिक केंद्रीय महत्व का किसी संचार में होता है। संचार प्रक्रिया में यह द्विपक्षीय अंतरक्रिया प्रबंधकीय कौशल की सजगता से संबद्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप एक अच्छा मैनेजर वही माना जाता है जिसे ये पता हो कि कब, कैसे और क्यों अपनी बात को प्रस्तुत करना है। तो इसलिए इसमें प्रत्यक्ष बोध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रबंधक वर्ग आदेश निर्देश दे रहे हैं कार्मिक वर्ग को, वो सकारात्मक समर्थन दे रहे हैं और दोनों को ये समझ आ रहा है कि हमारे लक्ष्य जो है वो साझा हैं। प्रत्यक्ष बोध जो है वो दोनों को दिखाई पड़ना चाहिए, प्रबंधक को बहुत स्पष्टता से दिखाई पड़ना चाहिए और कार्मिक को भी समझ आना चाहिए कि जो प्रबंधक है वो हमारे हित में कार्य कर रहा है। तो प्रत्यक्ष बोध में बहुत सारी चीज़ों को हम लेते हैं, जैसे आपकी भावनाएं हैं, आपकी मित्रता है, संगठन की नीतियों की स्पष्टता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम प्रत्यक्ष बोध में लेते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स एक बात ये समझनी है कि जो हम संचार की बात कर रहे हैं वो संचार कहने सुनने तक मात्र सीमित नहीं है, उसमें हमें बहुत विजनरी होकर के, बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से सोच करके अपनी बात को प्रस्तुत करना होता है। तो यदि प्रबंधक वर्ग प्रत्यक्ष बोध की सजग दृष्टि रखता है तो वह सफल संप्रेषणकर्ता
बन सकता है, यह बात इसमें महत्वपूर्ण है। और इसलिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा लोक प्रशासन में संचार की दी जाती है वो ये कि संचार साझा लक्ष्य की साझा समझ है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये इस लाइन को अगर आप समझ लेते हैं तो आप संचार को आधा समझ लेते हैं। साझा लक्ष्य है, हमें पता है जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ और भी लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और फिर हमें ये भी समझ आना चाहिए कि उस संगठन की हर इकाई, कार्यरत इकाई एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किए बिना संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसलिए संचार को साझा लक्ष्य की साझा समझ कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि विचार और जानकारी का जो विनिमय है वो जो किसी भी रूप में हो, चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित हो, उसको हम संचार कहते हैं। तो ये ठीक भी है। इसमें जो संप्रेषण की प्रक्रिया है इसमें हमने इसको थोड़ा और स्पष्टता से बताने का प्रयास किया है। संदेश दिया जाता है, फिर उसका जो है एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग होती है कि उसका संकेतीकरण होता है कि वो संदेश क्या कह रहा है, और फिर उसके माध्यम होता है कि किस माध्यम से वो संदेश जा रहा है, और उसके बाद वो जो उसको प्राप्त करता होता है, जो उसको रिसीवर होता है वो उसको लेता है, और फिर वो जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है। तो क्योंकि वो सेंडर इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको जो सूचना मिली है उसकी उस प्रति उसको रिएक्ट करना जरूरी है। तो जब जैसे आपसे किसी ने प्रश्न पूछा और आपने उसका जवाब दिया तो आप रिसीवर के साथ में उस जवाब के सेंडर भी हो गए, आपने उस बात को प्रत्युत्तर दिया है। तो इस तरह हम दो चरणों में संप्रेषण की प्रक्रिया को बांटते हैं। एक होता है जिसमें संदेश को दिया जाता है, कोडिंग किया जाता है, किसी माध्यम से भेजा जाता है, उसको डिकोडिंग किया जाता है और फिर रिसीव कर लिया जाता है। फिर जो रिसीवर है वो उसको सेंडर बन के वापस उसी प्रक्रिया के द्वारा संदेश भेजता है, वो एनकोडिंग होता है, फिर उसका माध्यम होता है और फिर वो डिकोडिंग करके प्रेषित भाव से पहुंच दिया जाता है। इसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग से आपको यह बात समझना है कि जो संदेश दिया जा रहा है, जो संवाद किया जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तत्व अंतर्निहित है, कोई आदेश अंतर्निहित है, कोई भावना अंतर्निहित है, कुछ भी चीज़ है वो उसमें अंतर्निहित है। तो वो उस चीज़ को का संकेत होता है। वो मैसेज जब आपके पास आता है तो आप उसको अपने हिसाब से खोलते हैं, आप अपने दिमाग से उसको खोलते हैं, उसको डिकोडिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया के इसके दो चरण हैं। संचार के तत्व। संचार के तत्वों से अभिप्राय है कि जो संचार की प्रणाली के मूलभूत तत्व होते हैं। इसमें हम इसको हम CMP कहते हैं, कंटेंट, मेथड एंड प्रोसेस। तो कंटेंट जो होता है उसमें आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, यानी जिस भी फॉर्मेट में मैसेज है, और मेथड का में संचार की विधि होती है, तरीका होता है, और प्रोसेस इस सारी प्रक्रिया को कहते हैं जो हमने पहले भी समझाई। इसमें प्रेषक, संकेतीकरण और संदेश दिया जा रहा है। तो संदेश और माध्यम के बीच में हमने नॉइस को आपको इसमें शो किया है। ये नॉइस जो है इसको हम अवरोधात्मक तत्व कहते हैं। जैसे आपके पास में मैसेज दिया गया, आपको अगर हम ऑनलाइन बात करते हैं, आप उस समय अपनी सीट पर नहीं थे या आपका कंप्यूटर ठीक से उस समय आपका काम नहीं कर रहा था और वो मैसेज जो आपको बाकी सबको रिसीव हुआ आपको नहीं मिला, तो वो एक नॉइस का मैटर हो गया। आपको बॉस बुला करके कहेंगे कि आपने सबने जवाब दिया, आपने क्यों नहीं दिया, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये जो नॉइस है इसकी वजह से प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है उसको कई बार संदेश की जो वास्तविक जो तथ्य है वो उसको नहीं समझ पाता या उसको देरी से उसका प्रत्युत्तर डिकोडिंग करके देता है। तो संचार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ये समझनी है कि जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है, और ये एक गोलाकार वर्तुलाकार क्रम में ये प्रक्रिया संचार की चलती रहती है। अब हम संप्रेषण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने आपको एक चार्ट बना करके प्रस्तुत किया हुआ है। संप्रेषण के प्रकारों को आप विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या हमने इनको संबंधगत संप्रेषण, चैनल यानी माध्यम जो संप्रेषण के हैं, और एक संगठन का प्रारूप किस तरह का है, इन माध्यमों से हम संप्रेषण को हमने समझाया है।
तो संप्रेषण, संबंधगत संप्रेषण जो होते हैं वो ये है कि जब आप जानते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, वो व्यक्तियों का समूह है, तो उसमें व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं और सामूहिक संबंध भी होते हैं। अब सामूहिक संबंध जो होते हैं वो अंतर सामूहिक भी होते हैं, यानी एक बड़ा ग्रुप है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही है, सबसे बातचीत है, सबसे हाय हेलो है, एक उसमें ही ग्रुप है, यानी उस बड़े ग्रुप में ही ग्रुप है। और एक ये कि आप जो जन समुदाय जो है, यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है, आपसे जो आउटसाइडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो आकर के मिलते हैं, उनसे आपका जो कनेक्शन है, वो सारा जो होता है वो जन समुदाय का संप्रेषण, बाहरी संप्रेषण आपका कहलाता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो संचार है उसमें लिखित, मौखिक संचार होता है, दृश्य श्रव्य होता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इसी तरह से जो संगठन का जो प्रारूप होता है उसमें ये है कि हर औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन होता है, और हर अनौपचारिक संगठन अगर किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो तो वो किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी गठित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, आप पार्टी जो है वो जन आंदोलन से बनी हुई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा जो एक और जो इसका जो प्रारूप होता है वो ये होता है कि एक विशेषीकृत विशिष्ट विभाग जो होते हैं वो बना दिए जाते हैं। विशेषीकरण शैली हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हायरार्की नहीं होती, स्पेशलिस्ट आपस में ही बातें करते हैं, तो उनका विशेषज्ञता का पूर्ण उनका, ताकि वो अपने उनको बीच में किसी ऐसे व्यक्ति को माध्यम नहीं बनाना पड़े जिसे उस स्पेशलाइज्ड फील्ड की नॉलेज ही नहीं है और समय की बर्बादी ना हो। तो इसी प्रकार से हॉरिजेंटल जो होता है वो भी संप्रेषण होता है, एक स्तर का अधिकारी अपने समकक्ष स्तर के अधिकारी से बात करता है। तो ये इसमें संप्रेषण के कुछ प्रकार हैं, आप और भी प्रकार इसमें आपको मिल जाएंगे, आप उसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये चार्ट जो है वो उसको, इस चार्ट को आप बनाएं और याद रखें। इसी प्रकार संचार के जो 7 गुण कहे गए हैं वो आपके सामने, ये किसी भी संगठन में अत्यंत आवश्यक और जिनको हम कहते हैं कि अनअवॉइडेबल है, इनको हमको अपरिहार्य हैं कि संगठन जो संचार आप दे रहे हैं, वो जो मैसेज आप दे रहे हैं संचार के माध्यम से, वो स्पष्ट होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें भाषागत करेक्ट भी होना चाहिए, और वो इस रूप में उचित होना चाहिए कि जिसे दिया जाना है उस तक पहुँचे, संपूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए, कौन सजग होकर के लिखा जाना चाहिए, कुछ गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, और उसमें विवेकशीलता झलकनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें संबद्धता होनी चाहिए उसमें, और शालीनता, कटसी, सुगढ़ता उसमें होनी चाहिए, भाषा बहुत शालीन ढंग से उसमें लिखी हुई होनी चाहिए, और किसी तरह का क्लिष्ट शब्द या कुछ अपमानजनक बात उसमें नहीं होनी चाहिए। जब कोई संगठन में ये 7 तत्व संगठन में जब किसी संचार प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं तो बहुत सीमा तक वहाँ पर एक अच्छा संचार प्रणाली स्थापित हो पाती है। अब हम संचार की कुछ बाधाओं की बात कर रहे हैं। कुछ भौतिक बाधाएं हैं, कुछ वातावरण संबंधी बाधाएं हैं, व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं हैं, भाषा संबंधी बाधाएं हैं। तो ये सभी बाधाएं हैं जो संचार को प्रभावित करती हैं। जैसे भौतिक बाधाओं में हम लेते हैं कि संगठन का कोई ढांचा है, मान लीजिए ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत जीर्ण शीर्ण है, आए दिन चूना जड़ता रहता है, लगता है कब गिर जाएगा, कहीं से पानी लीक होता रहता है, तो वहाँ पे व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है वो कई बार ऐसी चीज़ों में लगी रहती है कि वो जो उस तक जो बात कम्युनिकेट होनी चाहिए उसको वो आधा अधूरा समझ पाता है। तो या कहीं बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है, आधा सामान बंधा हुआ है, कोई स्विच बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में भी संचार प्रभावित हो जाता है। वातावरण संबंधी बाधाएं होती हैं कि प्राकृतिक बाधाएं आ गई हैं, आप बात करना चाहते हैं, लाइट चली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है या बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया है, तो आप उस समय कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं, पर्सनैलिटी कल्ट होते हैं हर आदमी का अपना, तो वो कुछ लोग नेगेटिव होते हैं या बहुत अथॉरिटेरियन होते हैं, अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, या कई ऐसे होते हैं कि बहुत ही लोचील, तू आ गया तेरी बात भी मान ली, तो तेरे को भी हाँ, तेरे को भी हाँ, तो वो एक अलग तरह का एक केओस जो होता है संगठन में फैल जाता है। उससे भी जो फिर मेन जो मैसेज है वो संप्रेषित नहीं हो पाता है। इसी तरह से
भाषा संबंधी बाधाएं आती हैं। अगर मैसेज में बहुत ज़्यादा कठिन भाषा लिख दी गई है, या ऐसा शब्द है जो जिसकी बहुअर्थी है या द्विअर्थी है, या कोई उसका रेफरेंस ही नहीं है, ऐसी भाषा प्रयुक्त की गई है, तो उसको भी जो होती है वो संचार में, उस प्रक्रिया में बाधक ही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अन्य बाधाएं मैंने इसमें आप देख रहे हैं कि कई सारी बाधाएं लिखी हैं। तो जैसे जो एक सांस्कृतिक विदूरीकरण होता है कि आप कल्चर वाइज इतने दूर हैं कि एक आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति उसको नहीं समझ पा रहा, और वो उसको अदरवाइज ले जाता है, या वो उसको समझ ही नहीं पाता और बहुत महत्वपूर्ण बात को भी अवॉइड कर देता है। जैसे कई बार कई साउथ इंडियंस कहीं नॉर्थ इंडिया में आके काम करते हैं, तो वो उनका जो उच्चारण होता है या जो बात को पकड़ना होता है या बात को कहना होता है, वो बहुत अलग ढंग से बोलते हैं। तो उनका उस चीज़ का जो उनकी जो संवाद होता है, कई बार उसको समझ में नहीं आ पाता, और संचार की प्रक्रिया जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। इसी तरह से जो उच्च अधिकारी हैं वो सूचना तंत्र के प्रति दृष्टिकोण कैसा रखते हैं। कुछ उच्च अधिकारी होती है, उन्हें लगता है कि हम ऊंचे पद पर हैं, हम कह देंगे, अभी कुछ कह देंगे तभी कुछ कह देंगे, क्या हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम तो बहुत हाईएस्ट रैंक पर बैठे हुए हैं, और जो अगर किसी ने हमारी बात काटी तो हम कह देंगे नहीं हमने ऐसे नहीं कहा था। और तो वो अगर इस तरह उनको लगता है कि सूचनाएं हम अपने यानी कि सिंसियरिटी से नहीं अगर सूचनाएं देते हैं, तो वो भी एक बड़ी बाधा बाद में संचार की बन जाती है। अब किसी संगठन में संचार का जो महत्व है, आप समझ रहे हैं कि संचार की जितने भी मैनेजमेंट का जितना भी पक्ष है, वो चाहे समन्वय से संबंधित हो, चाहे वो एक अच्छा वातावरण का निर्माण करने से संबंधित हो, चाहे वो सहयोग और शांति स्थापित करने से संबंधित हो, या प्रबंध में कार्यदक्षता कैसे आए इससे संबंधित हो, अपने साथियों को का मनोबल बनाए रखने से संबंधित हो, या उनको मोटिवेट करने से संबंधित हो, ये कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिससे संचार के लिए एक विजनरी एस्पेक्ट जिसके मस्तिष्क में नहीं है, जो नहीं समझ पा रहा कि उसका बोलना किस व्यक्ति को कैसे प्रभावित करेगा, और कहाँ क्या किस व्यक्ति को किस प्रकार से समझा करके मैसेज को प्रेषित करना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का ध्यान नहीं है, और उसे ये भी अगर इल्म नहीं है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति इन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से करनी है, तो इनको किस तरह से मैं बेहतर ढंग से समझा के पक्ष में वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनाऊं, तो वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन तथ्यों को समझता है, तो वो न केवल संगठन में अभिप्रेरित कर पाएगा अपने कर्मचारियों को, उनके मनोबल को भी हमेशा एक हाईएस्ट लेवल पर रखेगा, और एक सकारात्मक वातावरण जो है वो संगठन में बना रहेगा। तो एक जो सफल संचार है उसमें कुछ अंतर सांगठनिक तत्व, इंट्रापर्सनल क्वालिटीज़ का एक होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप जो मैनेजर है वो सत्य बोले, आप मदद को तैयार रहिए, आपस में शुभकामनाएं दीजिए, दयालु बनिए, अन्य लोगों को भी सुनिए, और प्रसन्न रहने की एक अभ्यास होना चाहिए। हर समय गुस्से वाला चेहरा या बहुत तनाव वाले अधिकारी को अधीनस्थ पसंद नहीं करते, और उन्हें समझ नहीं आता है कि वो जो मैसेज जा रहा है वो किस रूप में वो दे रहे हैं, और पॉजिटिव रहना चाहिए और समस्याओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। यानी संगठन में अगर कोई समस्या इनिशिएट लेवल पर है, तो उसको हर प्रकार के संवाद के द्वारा, संचार के द्वारा समझाना चाहिए। समझती हूँ मैं आपको ये समझ आया होगा। संचार के हमने व्यापक पक्षों की चर्चा की है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।